पहले तो तय हो गया है जी कि सिटिंग सीटों पर कोई बात, कुंठपुर से नाम बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, लेकिन सिंबल नहीं बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हमारे मेहमान हैं बैकुंठपुर क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी। आज हम इन्हीं से बातचीत करने वाले हैं, इनके क्षेत्र के बारे में और राजनीति के बारे में। तो स्वागत है सर आपका हमारे। धन्यवाद सर, आप पे पहला आपकी जनता जो कह रही है, पहला इल्जाम ये है कि आपके क्षेत्र में आपकी उपस्थिति बहुत कम रहती है। इसकी क्या वजह है? आप 5-6 घंटा से मेरे ही यहाँ हैं जी, और आपको पता चल गया होगा कि हम कितना उपस्थित रहते हैं और कितना अनुपस्थित रहते हैं जी। यह बात कोई जनता उनता कहती नहीं है, ये जो हमारे विरोधी दो चार हैं वही बोलते रहते हैं जी। और दूसरी बात है कि मैं न मुखिया हूँ न मैं वार्ड हूँ, मैं विधायक हूँ जी। और इस नाते हमको विधानसभा भी जाना पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी का मैं उपाध्यक्ष भी बिहार का हूँ जी। लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई पब्लिक ये नहीं कहता है कि विधायक जी क्षेत्र में नहीं रहते हैं। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, क्षेत्र के बीचों बीच मेरा घर है। सुबह 5 बजे से मैं 1 बजे दिन तक लोगों से मिलता हूँ और उसके बाद लगातार किसी न किसी पंचायत में रहता हूँ। जी सर, देखिए बैकुंठपुर क्षेत्र में या हम यूँ कहें कि गोपालगंज के मुख्यालय से पूरब यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई शिक्षक का प्रशिक्षण महाविद्यालय भी नहीं है और कोई महिला महाविद्यालय भी नहीं है। इसके लिए मैं इस बात को उठाया था, सरकार ने जवाब दिया कि अभी राज्य सरकार अनुमंडल स्तर पर कर रही है जी। और चूंकि गोपालगंज अनुमंडल में ही बैकुंठपुर है, बिल्कुल। और गोपालगंज अनुमंडल में पहले से ही महिला कॉलेज भी है जी। और बाकी भी जो कॉलेज हैं सो वहाँ हैं। इसलिए जैसे ही प्रखंड मुख्यालय पर करने की बात सरकार करने लगेगी, मेरा सवाल हमेशा प्रखंड मुख्यालय पर करने के लिए होता है, लेकिन सरकार का जवाब आता है कि अभी प्रखंड मुख्य स्तर पर नहीं किया जा रहा है, अभी अनुमंडल स्तर पर किया जा रहा है। तो उस नाते हमारे अनुमंडल में है, लेकिन ये बात सही है कि गोपालगंज हेडक्वार्टर से हमारा क्षेत्र लगभग 75 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, जहाँ और लोगों को दूर दराज जाना। हाँ, इसीलिए मैंने राज्य सरकार से प्राइवेट मेंबर बिल ला करके भी आग्रह किया है कि बैकुंठपुर में ही डिग्री कॉलेज खोला जाए, महिलाओं के लिए खोला जाए और टीचर ट्रेनिंग भी खोलना चाहिए। और इसके लिए मैं लगा हूँ, जैसे ही अगली सरकार का गठन होगा इस विषय को मैं निश्चित रूप से करवाऊंगा। सर, एक बार मैं चाहूँगा कि आपके विधायक रहते हुए आपके द्वारा जो भी विकास कार्य हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, थोड़ा आप कम समय में उस पर प्रकाश डालें। देखिए, विधानसभा में हमने बहुत काम किए हैं, उसको कहने लगेंगे तो 1-1.5 घंटा इसी में लगेगा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं पहला विधायक हूँ कि मैंने भारत सरकार से भी काम कराया है और बिहार सरकार से भी काम कराया है। भारत सरकार का काम मैं आपको गिनवाता हूँ। मैं जब MLA नहीं था तो मैंने थावे महोत्सव करवाया। जब मैं MLA नहीं था तो मैंने दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम गोपालगंज में करवाया। जब मैं MLA नहीं था तो गोपालगंज पहले नगर पंचायत हुआ करता था, उसको मैंने नगर परिषद करवाया। MLA बनने के बाद मैंने ये जो थावे से मसरख वाली लाइन है, इसको हमारे जनक राम जी इसके उदाहरण हैं, हमारे जो गोपालगंज के माननीय सांसद हैं, उनको ले करके मैं लगातार रेल मंत्री जी के यहाँ जाता रहा। और हमारे जो माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी थे, चूँकि उनका हमसे बहुत स्नेह रहता था और इसलिए उन्होंने जो लालू यादव नहीं कर पाए रेल मंत्री रहते, वो हमने गोपालगंज में छोटी लाइन को बड़ी लाइन करवाया। हमने सिद्धवलिया और बैकुंठपुर स्टेशन को मॉडल स्टेशन करवाया। हमने एक्सप्रेस ट्रेन चलवाया छपरा से और उसका ठहराव गोपालगंज और बैकुंठपुर में हमने कराया, केवल थावे में उसका ठहराव हुआ करता था। सर, इसके अलावे हमारे यहाँ पहले से NH-28 एक ही सड़क थी, नेशनल हाईवे। हमने NH-101 करवाया, हमने SH-90 बनवाया, हमने राम जानकी पथ जो भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो अयोध्या से जनकपुर को जोड़ने वाली सड़क बन रही है, उसमें हमने बैकुंठपुर को जुड़वाया। और सबसे बड़ा काम जो पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण के लिए है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ग्राम पंचायत में रिवर फ्रंट नहीं बना होगा, और हमारे क्षेत्र में डुमरिया घाट पर रिवर फ्रंट बन रहा है। सर, 2015 में जब आप चुनाव लड़े थे तो एक वादा आपको याद होगा कि आप ये वादा किए थे अपनी जनता से कि हम अपने तनख्वाह से हर साल 51 कन्याओं। ये चुनाव के पहले का ही घोषणा है भी नहीं मेरा। जब हम विधायक बन गए थे उसके बाद हम किसी गरीब लड़की की शादी में गए थे और हमने समाज को कहा था कि भाई अगर गरीब लोग इस बात के लिए तैयार होंगे कि हम अपने घर से अलग हट करके और कोई सामाजिक स्थान पे
सामूहिक स्थान पे अगर कोई गरीब चाहता है सामूहिक विवाह, तो हम अपने तनख्वाह से 51 लड़कियों की शादी कराएंगे जी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैंने शादी तो 51 से ज़्यादा कराई जी। बनकट्टी मंदिर में हमने कन्यादान किया, कृतपुरा बंगरा में किया, कई जगह किया, मेरे पास वो सारे लिस्ट हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, बारात मेरे दरवाजे आएगी। अब कोई लड़की वाला ही तैयार नहीं हो जी जी। और हम ज़बरदस्ती किसी की लड़की की शादी तो किसी स्कूल में नहीं करा सकते। तो हमारे यहाँ भी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोग अपने दरवाजे पर ही बारात लाना चाहते हैं। और अंत में इसी के कारण मुझे इस स्कीम में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। और आप जान लीजिए, मेरे 5 साल के टेन्योर में हमने लगभग 300 से 400 गरीब लोगों को कि बेटी की शादी के लिए उनको कपड़ा लत्ता, सामान, बर्तन, रुपया, पैसा, अनाज, पानी, हमने लगातार लोगों को मदद किया है। और ये सब कोई जनता नहीं कहती है। ये जो हमारे 2-4 विरोधी हैं, जिनको कोई अब मुद्दा हमारे खिलाफ नहीं मिलता है, वो इसी बात को उठाते रहते हैं। अरे भाई, ये मेरा पॉलिटिकल दायित्व तो नहीं है, ये मेरा सामाजिक दायित्व है। और एक एमएलए होने के कारण नहीं, एक बिहार के नागरिक होने के कारण मेरा दायित्व है। और ये दायित्व जो लोग उंगली उठाते हैं हम पर, उनको भी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये तो पुण्य का काम है लड़की की शादी कराना। सर, दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज खजूरिया में है, वहाँ पे आप अध्यक्ष पद पे कार्यरत थे। वहाँ पे कुछ 50 लाख राशि का गबन का सवाल भी मान लीजिए कि आरोप ऐसा लगता है, इस पे आप। बैकुंठपुर में एक अंग्रेज का राज चलता था और लाल कोठी में रहने वाले लोग कभी भी उनके खिलाफ, कभी मनदेव तिवारी जी जब खड़ा हुए तो उनको 10 बजे दिन में ही पीट करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद कभी शत्रुघ्न सिंह जी पिपरा के रहने वाले हैं, जब वो बसपा से खड़े हुए तो उनके ऊपर भी मुकदमा करके उनको जेल में भेज दिया गया। और चुनाव जीतने के लिए हमारे क्षेत्र में 13 विधवाओं का मांग सुना किया गया। 13 विधवाएं हमारे क्षेत्र में अभी भी हैं। ये सारे लोग हमको चुनाव से रोकना चाहते थे। मैं इस ज़मीन का बेटा हूँ, इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी कोई राजनीति में नहीं थे। मैंने अपने मेहनत के बदौलत एक राष्ट्रीय पार्टी में मैंने अपना स्थान बनाया और पूरे देश में मैंने काम किया एक सन्यासी की भांति। और हमारी पार्टी ने अगर यहाँ मुझे टिकट देकर के भेजा तो मेरे ऊपर मुकदमा किया गया उस समय के तत्कालीन विधायक के द्वारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे लोगों का, लेकिन हमारे ऊपर कोई मुकदमा पुलिस ने नहीं किया। हमारे ऊपर मुकदमा किसी कॉलेज ने नहीं कराया या डीएम और सीएम ने नहीं कराया। मेरे ऊपर मुकदमा उन्होंने कराया जिनको हमसे डर था। और असेंबली में क्वेश्चन उठा करके, निगरानी विभाग में मामला भेजवा करके, और उनके एक मामा या फूफा क्या लगते हैं मैं नहीं जानता, उस समय के तत्कालीन आईजी थे अशोक सिंह, अब तो रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने अपने घर में बैठ करके मेरे खिलाफ एक फर्जी एफआईआर लिखवाया। और उस एफआईआर के दम पर ये लोग हमको चुनाव लड़ने से रोकना चाहते थे, लेकिन ईश्वर को अलग मंजूर था। और आप जान लीजिए, मैं चुनौती देता हूँ ऐसे लोगों को कि आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी कोई माई का लाल अगर मेरे ऊपर ये साबित कर देगा कि मैं किसी 5 पैसे का भी कोई मैं गड़बड़ी किया हूँ, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि राजनीति मेरे लिए मेवा का साधन है। राजनीति मेरे लिए सेवा का साधन है और इस सेवा के भावना से मैं काम करता हूँ। इस क्षेत्र में कई ऐसे विधायक हुए जो अपने विधायकी करते हैं और भाई से ठेकेदारी कराते हैं। उनका भी पुल बहुत जल्दी खोलने वाले हैं और उनका बनाया हुआ पुल बह जाता है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। और हमारा बनाया हुआ कोई स्कीम अगर बाढ़ में टूट गया और अगर बारिश में अगर उसमें कुछ कमी आ गई तो दिन भर बैठ करके उसको बयान देते रहते हैं। वो लगाए थे 5 करोड़ का ट्रांसफार्मर, एक भी नहीं दिखता है कहीं हमारे क्षेत्र में, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। गांव का लोग, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में लिखा हुआ है कि चबूतरा निर्माण होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल बनना चाहिए, स्कूल का बिल्डिंग बनना चाहिए, और मैं बनाता हूँ, जनता हमसे डिमांड करती है तो मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता मालिक है ना, जनता तय करेगी कि ये काम करना है, ये काम होगा। और अगर ये काम गलत है तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं की पार्टी के हैं, जाके मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए और कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी ये चबूतरा निर्माण हटा दीजिए एमएलए फंड से। भी है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो एनडीए गठबंधन के नहीं, अगर हमारे तो हैं ही, हमारे वोट से आज वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो राजद के लोगों को हमारे ऊपर कहना चाहिए वो हमारे गठबंधन दल के लोग बोलते रहते हैं। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है और इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। कहा जाता है कि क्षेत्र मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में सौदाह गृह जोड़ दिया गया है। भाई, हम तो डुमरिया घाट पर एक सौदाह गृह बना रहे हैं तो 4.25 करोड़ रुपया का बन रहा है।
और एक विधायक को पहले 2 करोड़ मिलता था और उसके बाद 3 करोड़ मिलता है, तो क्या एक विधायक 1 साल के पैसे से एक सौदागरी बना सकता है क्या? सर इसी पे मेरा एक सवाल है कि आप हैं और यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं मंजीत सिंह जी, आप दोनों एनडीए के गठबंधन में ही हैं। क्या आप लोग जो गठबंधन का धर्म है वो एक दूसरे के प्रति निभा रहे हैं? देखिए, मेरे तरफ से कोई वार नहीं होता है, पहली मैं आपको बात बता दूं। मैं इस क्षेत्र का नागरिक हूं, मैं यहाँ का वोटर हूं, और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ के वोटर नहीं हैं, वो इस क्षेत्र से बाहर के वोटर हैं। और जिस क्षेत्र के निवासी हैं वहाँ भी कभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट नहीं दिया होगा आज तक, लेकिन उनके पिताजी से लेकर के और उनको तक भी मैंने वोट दिया है। मैंने हमेशा हर चुनाव में मैंने उनको मतदान करने का काम किया है। और उन्होंने क्या किया कि जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया, गठबंधन हमने तोड़ा था क्या? गठबंधन तो उन्हीं की पार्टी के नेता ने तोड़ा था। और जब गठबंधन टूटा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लड़ना नहीं चाहिए था क्या? और अगर मैं यहाँ लड़ा तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए था। मैं भी विधायक हूँ 5 साल से, मैं भी करा सकता हूँ FIR, 1 2 नहीं 10 FIR करा सकता हूँ, लेकिन मैंने तो 5 साल में कुछ नहीं किया। आप सोचिए, लगातार मेरे खिलाफ विषवमन किया जाता है, कहीं जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, कहीं बाढ़ के समय में जाता हूँ मेरे ऊपर पत्थर चलवाया जाता है, कहीं मैं जाता हूँ तो मुझे गाली दिलवाया जाता है, और सब बर्दाश्त करके मैं इसलिए हूँ कि मुझे इस क्षेत्र के लोगों से नहीं लड़ना है। लेकिन क्षेत्र के बाहर का आदमी जब उंगली दिखाएगा तो उसका भी जवाब उसी प्रकार मिलेगा। सर एक आपकी जवाबदेही वाला सवाल है कि बाढ़ अभी आया हुआ था, बरौली भी क्षेत्र में भी और बहुत से क्षेत्रों में, यहाँ बैकुंठपुर के क्षेत्रों में भी आया हुआ था, तो बाढ़ बुलाई जाती है या बाढ़ आ जाता है? आप एक चीज़ बताइए जी कि आखिर क्या कारण है कि छपरा जिले का सारा तटबंध पक्का हो गया? जी क्या कारण है कि मोतिहारी और बेतिया का सारा तटबंध पक्का हो गया? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन गोपालगंज जिले का तटबंध आज तक पक्का हुआ क्यों नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और बार बार मान लीजिए कि टूट जा रहा है। आप एक चीज़ बताइए, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 15 साल लालू जी का शासन रहा और उनके मंत्री रहे जल संसाधन विभाग के मंत्री जगदानंद सिंह। तो 15 साल पहले लालू जी नहीं, पूरा सुन लीजिए। 15 साल अरे भैया, पूरा तो सुन लीजिए। 15 साल लालू जी का शासन रहा, जल संसाधन मंत्री उनके पार्टी का हुए करते थे, जगदा बाबू जो आज राजद के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद जो शासन 15 साल से चल रहा है, तो इसमें 3 साढ़े 3 साल हम लोग नहीं थे शासन में, लेकिन इसमें भी जल संसाधन विभाग तो जनता दल यूनाइटेड के पास था। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मंत्री आज तक जल संसाधन मंत्री बिहार में नहीं बना है। नहीं, लेकिन पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे भैया, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए ना, आपको सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मतलब पिछले 30 वर्षों में मेरे पार्टी का कोई जल संसाधन मंत्री नहीं हुआ। और उसके अलावा मैं जिस दिन से विधायक हूँ, मैं लगातार असेंबली में, एनडीए के मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक में, जल संसाधन मंत्री से मैं लगातार इस बात की मांग करता रहा हूं कि हमारे यहाँ के तटबंध को पक्का कर दिया जाए, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। और अंत में जब 2 बार 17 में बाढ़ आया, 20 में बाढ़ आया, तो अब जाकर के जल संसाधन विभाग ने मेरी बात पर मुहर लगाई, मेरे प्रस्ताव पर मुहर लगी है और 1 अरब 24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और अब मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारे यहाँ के जो 40 किलोमीटर के तटबंध हैं वो अब पक्का होने जा रहा है। और अगले वित्तीय वर्ष में जब पक्का हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके बाद हम लोग बाढ़ से बहुत हद तक बच जाएं। जी सर, एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि बीजेपी में बहुत औल दर्जे तक आपकी पकड़ है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना आप लोगों की मजबूरी है या क्या है? या बिहार में भाजपा उस टाइप का लीडर नहीं बना? गठबंधन की राजनीति है और नीतीश जी हमारे पुराने गठबंधन दल के सहयोगी हैं। नीतीश जी ने लोकसभा में हमारा साथ दिया है और हम लोगों ने भी उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। नहीं तो उनको तो बिहार में जहाँ फायदा पहुँचता है वहाँ पे तो जैसा देखिए, ठीक है, अगर देखिए संसदीय क्षेत्र में उनको 17 सीट दिया गया था, कोई मान लीजिए कि कम सीट नहीं था, इसमें मान लीजिए कि आप लोगों को कम सीट मिल रहा है। ऐसा नहीं है, अभी इंतजार करिए। लोकसभा में हम लोग बराबर लड़े थे और विधानसभा में भी बराबर लड़ेंगे। और जहाँ तक रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के वाहक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार वो छोड़ के गए और फिर दोबारा हम लोगों के साथ आए। इस बात का यह प्रमाण है कि हम लोगों जैसा सहयोगी उनको भी नहीं मिलने वाला है। सर, आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता कुछ विकल्पहीनता में भी
नीतीश कुमार को सेलेक्ट कर रही है। नहीं, इसमें विकल्प इनका की कोई बात ही नहीं है। जी। देखिए, यहाँ तो अच्छा और बुरा का चुनाव करना है। जी। लालू जी की पार्टी को लोग देख चुके हैं और नीतीश जी को भी लोग देख रहे हैं। जी। 15 साल अगर उनका देखें और 15 साल इनका देखें तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो बिहार की जनता लगातार चाहती है एक ऐसे राजा को, एक ऐसे शासक को मुख्यमंत्री बनाना जो कम से कम न्याय के साथ विकास करे। तो मुख्यमंत्री जी का काम न्याय के साथ विकास का है। इस 5 साल का जो भी मान लीजिए कि नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, इसमें उनका क्रेज गिर गया है। देखिए, अभी क्रेज गिर गया है कि उठ गया है, न मैं उसके लिए कोई मापक का कोई मेरे पास यंत्र है। लेकिन मैं तो अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, जहाँ मैं नीतीश जी की और मोदी जी की चर्चा करता हूँ तो लोग ताली बजाते हैं, लेकिन लालू जी के नाम पर तो ताली नहीं बजती है। हम लोग भी समाज से ही जुड़े हुए हैं, तो कुछ हम लोग के सर खैर चलिए हम एक मूल सवाल पे चलते हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा? जो अभी जनता के पूरी तरीके से बिहार के लेवल पे अगर देखा जाए तो बैकुंठपुर क्षेत्र एक बिल्कुल हॉट क्षेत्र बना हुआ है। तो इसमें आप कुछ स्पष्ट कर पाएँ, क्योंकि 2015 की परिस्थिति अलग थी लेकिन आज की परिस्थिति कुछ अलग है। तो इसमें एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, पहले तो तय हो गया है जी कि सिटिंग सीटों पर कोई बात नहीं होगी। तो ये भी क्षेत्र सिटिंग सीट है जी। हम यहाँ से विधायक हैं जी। और कोई 2-4 वोट से नहीं जीते हैं, 15,000 वोट से जीते हैं। दूसरी बात कि हमारी पार्टी में हमारी भी कोई हैसियत है जी, बिल्कुल। और तीसरी बात कि हम यहाँ के स्थानीय हैं जी। हम ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र के हम हैं, अब ये क्षेत्र छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी का था, हमारे दादाजी का था, फिर हमारा हुआ, तो वो लोग राजतंत्र खत्म हो गया कब? अब ये मुगल का ज़माना नहीं है, ये गूगल का ज़माना है। और राजतंत्र जब खत्म हो गया तो मानसिकता अभी भी लेके बैठे हुए हैं। अरे भैया, अगर परंपरागत सीट से ही राजनीति होना होता तो सोनिया गांधी के परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री रहता ना। लेकिन यहाँ तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जिस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया उसको हटा के आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब राहुल गांधी आके कहें कि नहीं, ये तो मेरे दादा का सीट है, ये मेरे नाना का सीट है, ये मेरे माता जी का सीट है, ये मेरे दादी का सीट है, तो कोई राहुल गांधी की बात को तवज्जो देगा क्या? सर, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, आप उनको बैकुंठपुर क्षेत्र के लिए प्रवासी बताते हैं, ऐसा क्यों? भाई, यहाँ ना उनका नाम है मतदाता सूची में, न यहाँ घर है। आप एक चीज़ बताइए, देखिए, हमको किसी के लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र में ये नियम है, कोई आदमी कहीं से लड़ सकता है। लेकिन यहाँ की जनता ने जो नारा दिया है, अब प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, वोकल फॉर लोकल। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। अब हम तो लोकल हैं, हम तो वोकल होंगे, हमारी जनता हमारे लिए वोकल है। और दूसरी बात कि भाई आप बताइए, आदमी के पास जब समय नहीं रहता है या आदमी उस योग्य नहीं रहता है तो अपना ज़मीन भी किसी को दे देता है, बटैया या ज़मीन आप जरपेशगी दे देता है। आज जब उस लायक होता है तो उस ज़मीन को वापस ले लेता है। कोई घर बना लेता है, आदमी घर भी किराया पर दे देता है किसी को। लेकिन जब घर के मालिक को उसमें रहने का मन हो जाएगा तो किराएदार को घर छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? अब किराएदार कहे कि नहीं, हम इसी घर में रहेंगे, ये कौन सा बात हो गया भाई? ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल सर, हमारा लास्ट सवाल है आपसे, अगर आपको बैकुंठपुर क्षेत्र से एनडीए टिकट नहीं दे पाती है, इस सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए, यह संभव है, मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह संभव है। मैं जो कह रहा हूं इसको आप समझिए। मेरा यहाँ लड़ना तय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है। केवल उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। आने वाले दिनों में पार्टी उसके लिए चुनाव समिति की बैठक करेगी और अगर पार्टी हमको माने चाहेगी कि हम उस लायक नहीं हैं तो हो सकता है कि भाजपा के ही टिकट पर कोई दूसरा उम्मीदवार लड़े, लेकिन सिंबल यहाँ कमल फूल रहने वाला है। मिथिलेश तिवारी हो सकता है नहीं रहे। बिल्कुल, आप कंफर्म है कि कंफर्म यहाँ पे मैं आपको आज बता देता हूँ, बैकुंठपुर से नाम बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, लेकिन सिंबल नहीं बदलेगा। सिंबल कमल का ही रहेगा और कमल यहाँ से खिल करके फिर पटना पहुँचेगा। तो चलिए मिथिलेश तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए इसी के साथ हम अपना ये संवाद यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो जनता है, मुझे लगता है कि इस आपके इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ जान चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों,
इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को नमस्कार।